सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी आईएएस पे भरपूर स्वागत करता हूं। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे हम एक नए सामर्थ्य के साथ। पढ़ेंगे सबसे बेहतर और सबसे अलग तरीके से करंट अफेयर्स। एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है साथियों। आज 1 फरवरी 2023 है। एक दृढ़ संकल्प लीजिए और उन संकल्पों को पूरी दृढ़ता के साथ फॉलो कीजिए और तैयार कीजिए अपने आप को आने वाले एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहतर और सबसे अलग तरीके से। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि आपको यहाँ से बेहतर करंट अफेयर्स शायद कहीं और अन्य प्लेटफॉर्म पे ना मिले। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, जिसे कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया, उसके अनुसार भारत की जो वृद्धि दर है वो आने वाले समय यानी 2023 में कितनी होगी? 6%, 6.5%, 7% या 7.5%? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 6.5% जीडीपी दर हो सकती है भारत की। ऐसा बताया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसे उनके द्वारा पेश किया गया। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, जिन्हें नहीं पता बता दे साथियों। जैसे आज यानी 1 फरवरी को 2023 का बजट पेश किया जाएगा, तो इस बजट में एक तरीके से पूरे साल का एस्टिमेशन होता है कि कहाँ पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में हम कितना % पैसा देंगे, कॉर्पोरेशन सेक्टर में कितना पैसा देंगे, डिफेंस सेक्टर में हम कितना पैसा देंगे एंड हेल्थ सेक्टर में हम कितना पैसा देंगे। ये सब तय किया जाता है बजट में, जो आज निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। और ये बजट पूरे साल जिसके लिए पैसा दिया गया था उसका कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, जिस सेक्टर में जितने % धन मुहैया कराया गया था क्या उतना % यूज हुआ। अब जैसे बात कर लीजिए कोविड की, अगर मैं बात करूं, कोविड में मान लीजिए कि 6% हमने दिया अपने जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे, लेकिन कोविड आने के बाद हेल्थ में अचानक डिमांड बढ़ गई। अचानक हेल्थ में जितने मेडिसिन थे, डॉक्टर्स थे, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो जितना पैसा हमने हेल्थ सेक्टर में दिया था उससे कहीं अधिक ज़रूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारा जो इमरजेंसी फंड है उससे मैंने लिया, इमरजेंसी अकाउंट से लिया, या अलग से कहीं से किसी देशों से हमने उधार लिया। तो इन सब का क्या सही तरीके से यूज हुआ, कितना % कहाँ यूज हुआ, उसका डाटा जो पेश किया जाता है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। और जीडीपी के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें दोस्तों। जीडीपी जो हमारा होता है यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, दरअसल किसी एक देश की सीमा के भीतर, सपोज दैट ये अपना है प्यारा भारत, ओके, इस प्यारे भारत को के अंदर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और आप सभी को पता है कि 29 नॉटिकल जो माइल होता है उसके आगे समुद्री क्षेत्र में यानी 29 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश को समुद्री क्षेत्र में दोहन, रखरखाव और आर्थिक क्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो भारत के क्षेत्र और उसके आगे समुद्री क्षेत्र 29 नॉटिकल माइल तक जितने काम होते हैं तीनों सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्सरी सेक्टर हो यानी सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर का किसी एक निश्चित समय सीमा के भीतर, जिसे 1 वर्ष आप मान लीजिए, यानी 1 वर्ष के भीतर भारत सीमा के भीतर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य जितना निकल के आता है, मतलब जितना उत्पादन हुआ इनका और जितना भी अंतिम मूल्य आता है
वही होता है जीडीपी, एंड दैट्स जीडीपी। अब जीडीपी आपको पता हो गया होगा। जीडीपी का मतलब किसी एक देश के भीतर, किसी एक सीमा के भीतर, जैसे हमने अपना भारत तक लिया, सपोज दैट ये भारत है, इस भारत के भीतर एक वर्ष के भीतर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर से जितना उत्पादन हुआ है उनका अंतिम मूल होता है जो दैट इज जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत, आपको पता है भारत की जीडीपी जो है ये लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दुनिया में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। महात्मा गांधी ने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अभी हम देखते हैं सही है गलत। दूसरा ऑप्शन है 1910 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इस पे भी मैं चर्चा करता हूँ। 1917 में प्रथम चंपारण सत्याग्रह था, या महात्मा गांधी के माताजी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहले कथन की अगर पुष्टि की जाए तो महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस की स्थापना की थी, बेलगांव कर्नाटक में जो हुआ था 1924 में, 1925 में नहीं की थी। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने, जो कांग्रेस में हुआ था, जो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, तो ये हो गया गलत। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि 1910 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जी नहीं, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे महात्मा गांधी जी, इसलिए उसको प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। 1917 में प्रथम सत्याग्रह चंपारण था, ये सही है। हाँ, पश्चिमी चंपारण जो बिहार राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है एक तरीके से, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। इसीलिए एक सत्याग्रह ट्रेन भी चलती है दिल्ली से लेकर बिहार तक, तो ये सही है। और चौथा ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी कि महात्मा गांधी के माता का नाम कस्तूरबा था गांधी था। जी नहीं, उनके माता जी का नाम था पुतलीबाई। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट योर ऑप्शन इज सी करेक्ट। अगला और तीसरा सवाल है साथियों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। हमारे खेल मंत्री जो हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। बात अगर साथियों मध्य प्रदेश की करें हम, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दरअसल 1956 में साथियों राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। उन 14 राज्यों में से मध्य प्रदेश भी एक था। हालांकि 1 नवंबर को ही सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया था। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल आपको इसलिए ज़्यादा याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है साथियों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कभी भी उन्हें वापस बुला सकता है। इनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन संविधान में कोई कार्यकाल नहीं है, केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी जब राष्ट्रपति चाहे इन्हें वापस बुला सकता है। इसलिए राज्यपाल को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू लर्न ओनली 1 नवंबर 1956 स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश का, राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता है, और बीजेपी की स्थापना 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, और बीजेपी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा सांसद हैं, यानी एक तरीके से बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आपको सभी को पता है बीजेपी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, जो दूसरी बार लगातार देश की सत्ता संभाल रहे हैं एज अ प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है साथियों वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु है। शाह बुलबुल जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जबकि राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है, और राजकीय फूल जो है वो है लिली। मध्य प्रदेश के अंदर 2 आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे,
देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें में से दो, एक पंचगढ़ी और एक पन्ना। पन्ना दोस्तों ये देश का सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 2011 में घोषित किया गया था। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, जो आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्से में आएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां आपने सुनी होगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसके अलावा साथियों मध्य प्रदेश में आपको 3 विश्व विरासत स्थल मिलेंगे यूनेस्को के। टोटल भारत में विश्व विरासत स्थल है 40, जिसमें में से 32 आपके कल्चरल हैं, 7 आपके नेचुरल यानी प्राकृतिक हैं और एक आपका मिश्रित है जो कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलेगा। खजुराहो जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर सीरीज है पूरी, वो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। सांची का स्तूप आपको मिलेगा, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। और ग्वालियर ओरछा ये 2 शहर मध्य प्रदेश के, इन्हें भी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी कुनो के बारे में बात कर ले साथियों। नामीबिया से लाए गए जो 8 चीते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यहीं पे 8 चीते छोड़े गए थे। अंतिम बार चीता 1948 में देखा गया था। भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और अब दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते लाएंगे, इसलिए MOU पे सिग्नेचर कर दिया भारत सरकार ने और इन्हें भी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी, चंबल नदी। आपको पता होगा सोन और चंबल ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुनोत्री से जब यमुना नदी आती है और गंगा में मिलने से पहले, प्रयागराज से पहले, इसमें चंबल, सोन, हिंडन जैसी नदियां मिल जाती हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदी है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, आप इन्हें याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो महान व्यक्तित्व, देश की भारत रत्न लता जी सुरको किला मध्य प्रदेश से आती हैं। जॉनी लीवर एक्टर जो हमारे हैं, कॉमेडियन एक्टर, ये भी मध्य प्रदेश से। जया बच्चन को आप जानते होंगे, ये भी राजनेता और फिल्म अभिनेत्री मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अनु कपूर डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। BR अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता मध्य प्रदेश से हैं। शंकर दयाल शर्मा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी मध्य प्रदेश से थे। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। सुमित्रा महाजन का नाम सुना होगा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, ये भी मध्य प्रदेश से आती हैं। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर, इस समय जो वर्तमान भारत के कोच हैं, वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं। CK नायडू जी का नाम सुना होगा, CK नायडू ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, तो ये महान क्रिकेटर भी मध्य प्रदेश से आते हैं। और मुश्ताक अली ट्रॉफी का नाम सुना होगा जो क्रिकेट से संबंधित है, ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो बहुत महान व्यक्तित्व हैं मध्य प्रदेश में, बहुत बड़े लोगों की धरती है। मराठा साम्राज्य रहा है यहाँ पर। ग्वालियर में आप जाएंगे तो आपको रजवाड़ा मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि जो हमारे इरिगेशन मिनिस्टर हैं वो इन्हीं रजवाड़े से बिलोंग करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। मध्य प्रदेश में कई प्रमुख घाटियां साथियों, जैसे चंबल घाटी परियोजना, गांधी सागर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना और मान परियोजना, ये सभी की सभी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। हालांकि बहुत सारी परियोजनाएं संयुक्त रूप में, जैसे चंबल घाटी की बात करूं तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर भी ऐसे है, नर्मदा सागर भी ऐसे है। गुजरात मध्य प्रदेश के साथ मिलके नर्मदा सागर पे आपको पता है कि सबसे ऊंची, नर्मदा घाटी परियोजना पे के सामने सबसे ऊंची दुनिया की प्रतिमा बनी हुई है सरदार पटेल जी की, जो 182 फीट है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी। सतपुड़ा रेंज के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ऊपर सतपुड़ा रेंज के जो नदी बहती है वो है गोदावरी नदी, और इसके नीचे जो नदी बहती है वो है ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी तो इधर बहती है इस दिशा में, जबकि गोदावरी इधर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा श्रेणी, और विंध्याचल श्रेणी भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा साथियों। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जैसे भीमगोटका, भरतरी गुफा है, उदयगिरी गुफा है और बाघ की गुफा जो धार जिला में मिलेगी। ये सभी की सभी मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा साथ कई महत्वपूर्ण आपको मंदिर भी मध्य प्रदेश में मिलेगा, जैसे महाकालेश्वर जो मंदिर है उज्जैन में, वो भी आपको मिल जाएगा।
अब अगला सवाल है साथियों कि गणतंत्र दिवस की परेड जो हुई थी 2023 को 26 जनवरी को, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी साहब आए थे, आपको पता है, एज अ चीफ गेस्ट। उस समय झांकियां निकाली गई थी, तो सबसे जो झांकी राज्यों की झांकी थी उनमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के, नागालैंड की झांकी को, उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश के? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। जबकि पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया था और इस वर्ष दिया गया उत्तराखंड को। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था 9 नवंबर सन 2000 को, आप सभी को पता होगा। तो बात अगर उत्तराखंड की करें साथियों, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसकी राजधानी देहरादून और मुख्यमंत्री आप बताएंगे, हमने आपके लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा जिसे हम नंदा देवी के नाम से जानते हैं। नंदा देवी साथियों उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल भारत में कितने हैं? 18, हमने आपको बता दिया है। और नंदा देवी एक चोटी भी है जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू, गार्डविन, ऑस्टिन और कंचनजंगा के बाद नंदा देवी ही तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो जैसा हमने बताया, एक तो नंदा देवी है और दूसरा है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है एक, और एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक विश्व विरासत स्थल भी है, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की साथियों। सबसे पहले बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। 1936 में घोषित किया गया था और ये उत्तराखंड का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होगा जब ये पूरे भारत का है। इसके अलावा आपको उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा हमने कहा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में मिल जाए। प्रमुख नदियों की बात करें साथियों तो आप सभी को पता है यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों की दोनों नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगोत्री जो है जब निकलती है तो यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इधर से एक और नदी निकलती है जिसे हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। जहाँ पे दोनों मिलती हैं तब उसे गंगा नाम दिया जाता है और इस स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग। ये भागीरथी निकलती साथियों गंगोत्री ग्लेशियर से, जबकि अलकनंदा निकलती है सतपथ ग्लेशियर से। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। टोटल गंगा नदी जो है साथियों 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। वैसे नदियां तो भारत में कई हैं जो लंबी है। सिंधु नदी की लंबाई भी भारत से ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्र की भी भारत से भी ज़्यादा है, लेकिन सिंधु नदी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में चली जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी है जो आधा से आधा हिस्सा जो इसका ये तिब्बत में बहता है। इसलिए भारत में जो बहने वाली नदी है वो गंगा ही है, 2525 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। कुछ बांध की बात कर लेते हैं उत्तराखंड के। जैसे मैं बात करूँ टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड का सबसे प्रमुख बांध है और ये दुनिया का सबसे ऊंचे बांधों में शुमार है, आप सभी को पता है। भागीरथी नदी पे बनाया गया है। और एक नया बांध है जिसे हम पंचेसर बांध के नाम से जानते हैं, इसका नाम याद कर लीजिए। ये नेपाल और भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। तो ये थे प्रमुख बांध। प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो हमारे वो प्रथम जो CDS थे जनरल बिपिन रावत साहब, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। ऋषभ पंत क्रिकेटर जो हैं जिनका हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। बछेंद्री पाल जिन्होंने हिमालय पर्वत को फतेह किया था वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भारत के किस खेल के प्रमुख कोच थे? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फुटबॉल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी के प्रमुख कोच थे ग्राहम रीड। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का मेन कारण ये देखा जा रहा है कि 2023 में आपको सभी को पता है कि भारत में हॉकी विश्व कप हुआ, भारत ने इसकी मेजबानी की, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के खिताब अपने नाम कर लिया। ऐसे में भारत को एक और हार मिली पेनाल्टी कॉर्नर में। आपको पता है कि भारत बाहर हो गया था पहले ही, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत दुखी हुए ग्राहम रीड साहब और उन्होंने भारत की मेन की हॉकी टीम से इस्तीफा दे दिया। बाकी हॉकी में भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है
1928 में जब पहली बार भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था, तब से लेके 1952 में कंटिन्यू स्वर्ण पदक जीता। टोटल भारत ने हॉकी के ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता है। 6 तो कंटिन्यू एक के बाद एक जीतता चला गया, जिसमें ध्यानचंद साहब जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, जिनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और भारत की जो हॉकी है इसको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब बहुत योगदान दे रहे हैं। वहीं से शुरू हुआ था कलिंगा स्टेडियम से 2023 का हॉकी विश्व कप, और समापन भी वहीं पे हुआ। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में ह्यूगो लोरिस ने अपने करियर से संन्यास ले लिया। उनका संबंध किस खेल से था? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फुटबॉल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फुटबॉल से था। ये फ्रांस के खिलाड़ी थे। और इनके संन्यास की भी सबसे बड़ी बात है, अभी आपको पता कि फ्रांस को हरा के ही अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया, जो कतर में हुआ। तो कतर में फ्रांस की हार हुई, पूर्व चैंपियन था 2018 का। 4 साल बाद फीफा का आयोजन होता है और फ्रांस को हराया था अर्जेंटीना ने। तो एक तरीके से लोरिस साहब भी इससे कहीं ना कहीं दुखी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वाईएस जगत मोहन रेड्डी साहब हैं, इनका बारे में आप लोग जानते होंगे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी कोई फैसला ले लेते हैं। इन्होंने शुरुआत में आप लोग जानते होंगे 5 डिप्टी सीएम के साथ इन्होंने शपथ ली थी आंध्र प्रदेश की। और ये भाई साहब अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी राजधानी अमरावती से हटा दी है और ये कह रहे हैं विशाखापट्टनम हमारी राजधानी होगी। इससे पहले इन्होंने कहा था कि हमारी 3 राजधानी होगी, न्यायिक अलग होगी, आर्थिक अलग होगी, पॉलिटिकल अलग होगी। फिर बाद में अल्टीमेटली अमरावती को घोषित किया गया। हैदराबाद के बारे में आप लोग जानते होंगे। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी तब हुआ करती थी जब तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग नहीं हुआ था। आप सभी को पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अगले 10 सालों तक कॉमन राजधानी रखी गई थी हैदराबाद को, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, क्योंकि इसको बनाने में, तय करने में, राजधानी वगैरह में समय लगता है, पैसे लगते हैं। तो 10 सालों तक तो राजधानी हैदराबाद ही थी आंध्र प्रदेश की। उसके बाद अमरावती हुई और अब जगनमोहन से रेड्डी साहब कह रहे हैं हम विशाखापट्टनम करेंगे। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास करने की घोषणा कर दी। बहुत सालों से बाहर चल रहे थे ये किस देश के प्रमुख खिलाड़ी थे? बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, भारत? इसका सही आंसर है अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत के प्रमुख खिलाड़ी थे मुरली विजय। टेस्ट की ओपनिंग करते थे ये और काफ़ी सालों से ये बाहर हैं और अल्टीमेटली इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आईसीसी है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जॉफ एल्ड्रिस। और भारत में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो संस्था है साथियों है बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है। सबसे पहले सौरभ गांगुली साहब थे। इससे पहले सौरभ गांगुली साहब अब हट गए हैं बीसीसीआई के बाद, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा था। तो सौरभ गांगुली अब भारत के बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, रोजर बिन्नी हो गए हैं। और जो सीईओ हैं वो जय शाह हैं। जय शाह जी ये अमित शाह के लड़के हैं, अमित शाह के सुपुत्र हैं। और जय शाह जो हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हैं। अगला 9वां सवाल है कि शहीद दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी या 30 जनवरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की स्मृति में। क्योंकि आप सभी को पता है 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है गोली मार के, और इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि बहुत प्रमुख नेता, देश की आन बान शान महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। जनवरी महीने में कुछ प्रमुख जो हमारे दिवस थे हम उन पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। मैं आपके लिए पूरा नोट्स बना के लाया हूँ उसके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लुई ब्रेल्स दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को, ये बनाया गया 4 जनवरी को। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई 5 जनवरी को, सिखों के गुरु थे, आप सभी को पता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं।
और इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों, अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस की मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, 2003 से हुई थी। अगला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो महाराष्ट्र में है। इसलिए विश्व हिंदी दिवस हर महीने हम 10 जनवरी को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति मनाई हमने 11 जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए इनकी स्मृति दिवस हम मनाते हैं 11 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, आप सभी को पता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए हम 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हमने भी स्मृति दिवस मनाया, क्योंकि 1824 में उनका भी जन्म हुआ था। आप सभी को पता होगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना की थी और 1875 में आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी को KM करियप्पा साहब, जो देश के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे, 1949 को इन्होंने एज आ थल सेना अध्यक्ष शपथ ली। इसलिए हर वर्ष हम 15 जनवरी को उनकी स्मृति में थल सेना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा साथियों, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इसकी स्थापना दिवस मनाए गए 21 जनवरी को, क्योंकि 21 जनवरी को ही 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। और पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक, उड़ीसा में, और उनकी स्मृति को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना इसी दिन हुई थी। और लाला लाजपत राय जी का जन्म दिवस हम मनाते हैं 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 में। और सामन कमीशन का विरोध करते वक्त इनको लाठियों से पीटा गया था। उसके बाद 17 नवंबर सन 1928 को इनका देहांत हो गया था। और बाद में आप सभी को पता है कि 2 वर्ष बाद ही भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी हत्या का बदला ले लिया था। सांडर्स को गोली मार के हत्या कर दी थी। बाद में इन सभी को फांसी दे दिया गया, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को आखिरी गोली रहते हुए इलाहाबाद के पार्क में शहीद कर लिया था। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि राजनेता नवकिशोर की गोली मारकर हत्या कर गई, वो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? पंजाब, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री थे नवकिशोर जी, जिनकी गोली मारकर उनके ही गार्ड के द्वारा हत्या कर दी गई। सही आंसर ऑप्शन डी। बात साथियों उड़ीसा की करें, 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 5वीं बार सत्ता संभाल रहे हैं। बीजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है। इनके पिताजी बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया था। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी जो भारतीय रोलर है। राजकीय जो वृक्ष है वो पवित्र चित्र है। और राजकीय खेल हॉकी है। एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जो गंगवंश के शासक नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ये विश्व विरासत स्थल है उड़ीसा का। और अगर राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करें साथियों, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे ओलिव कछुए, जो रेडियल कछुए अपने प्रजनन के लिए आते हैं यहाँ पे गहिर माथा में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकन है। और चिल्का झील अभ्यारण्य आपको मिलेगा। चिल्का झील पूरी दुनिया का, एक तरह से कहें एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और चिल्का झील में आपको मिलते हैं इरावदी नामक डॉल्फिन। ये थे साथियों आज के टॉप 10 सवाल। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।